नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए विश्व भूगोल हमारा चल रहा था, जिसके अंदर क्लास नंबर 1 के अंदर हमने वायुदाब की पेटियों के बारे में अध्ययन किया था और वायुदाब की पेटियों से जुड़ा वही रिलेटेड ही टॉपिक है आपका पौने। दोस्तों तो आज हम पौने हवाओं के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये, और इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन आज की इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें और एक एक चीज को आप ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ जो नए साथी पहली बार आज इस क्लास पर आए हैं उनको बता दूं कि राजस्थान का जो भूगोल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है, राजनीति विज्ञान हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनकी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कर सकते हैं, स्टोर में आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक को। हवाओं का वर्गीकरण बात कर रहे हैं आज, पौने या हवाएं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और आसानी से समझेंगे, जिसके बाद आप कभी भी एक बार पढ़ लोगे तो आगे आपको कभी भी इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवाओं का वर्गीकरण। हवाएं 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली है प्रचलित, स्थायी या सनातन हवाएं, जिनको स्थायी भी कहते हैं, जिनको सनातन भी कहते हैं, जिनको प्रचलित हवाएं भी कहते हैं। ये 3 है मित्रों। ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं और आपकी भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं। दोस्तों जैसे जैसे एक एक के बारे में हम जब विस्तृत अध्ययन करेंगे तब मैं आपको ग्लोब के द्वारा समझा दूंगा, ग्लोब बनाकर, कि कौन सी हवा कहां पर चलती है। 2 नंबर पे आती है हमारी सामयिक हवाएं। ये होती है 3 प्रकार की। मानसूनी हवाएं, स्थलीय समीर या जिनको जलीय समीर, स्थलीय समीर एक ये, और पर्वत समीर। स्थलीय स्थल से जल की ओर और जलीय समीर जल से स्थल की ओर। तो ये अलग अलग चीज है, इसको भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। और स्थानीय हवाएं, स्थानीय हवाएं हैं, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके लिए क्लास नंबर 3 स्पेशल स्थानीय पौनों की हम लेकर आएंगे। आज सिर्फ हम प्रचलित हवाएं और सामयिक जो हवाएं हैं इनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रचलित, स्थायी या सनातनी हवाओं के बारे में। कहां पर चलती है? तो देखिए, ये हवाएं पृथ्वी पर निश्चित अक्षांशों के मध्य संपूर्ण पृथ्वी पर एक निश्चित दिशा में चलती रहती है, इसलिए इन्हें स्थायी, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर एक निश्चित दिशा में चलती है ये, और निश्चित अक्षांशों के मध्य चलती है, इसलिए इनको स्थायी पौने या प्रचलित हवाएं कहा जाता है। इन्हें ग्रही हवाएं भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ग्रही हवाएं निम्न में से कौन सी है, क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो जो प्रचलित हवाएं हैं यही आपकी क्या है? ग्रही हवाएं हैं। इनके 4 प्रकार हमने बताए थे। पहला प्रकार आपके सामने देखिए मित्रों, पहला है वो है व्यापारिक हवाएं। कौन सी है मित्रों? व्यापारिक हवाएं। ये कहां से कहां पर चलती है? देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। समझना मित्रों, मैं यहां पर आपको ग्लोब के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। यह आपकी मित्रों क्या आ गई? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। ये क्या आपकी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। अब बात करें मित्रों कौन सी है दूसरी? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो यह कहां पर है आपकी? यह रहेगी यहां पे 30 डिग्री से 35 डिग्री और 30 डिग्री से 35 डिग्री, उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांशों के, यहां से यह चलती है। तो इस प्रकार यह हवाएं चलती है, इस प्रकार यह हवाएं हैं आपकी। तो जो आपके उपोष्ण कटिबंध है, ये यहां से जो आपका यहां पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, इसकी ओर जो हवाएं चलती है इनको क्या कहा जाता है? व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। शायद सभी को समझ में आ गया है। और इनकी एक दिशा भी निश्चित है। देखिए यहां पर ये इस प्रकार चल रही है और दक्षिण अक्षांश है उसमें इस प्रकार चल रही है, एक फिक्स और निश्चित दिशा में ये चलती है। दोस्तों आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है।
इस प्रकार चलती है, उत्तर पूर्व से किस ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तथा इन्हें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं, उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं, इनको क्या कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाओं की बात कर रहे हैं सिर्फ, जिनकी दिशा रहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, कोने की ओर ये चलती है। दक्षिण गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इस प्रकार ये चलती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तथा इन हवाओं को दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कहा जाता है। तो व्यापारिक हवाएं कौन कौन सी पेटी के मध्य चलती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से जो आपकी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है उसकी ओर चलती है। दोनों गोलार्धों में इनकी जो निश्चित दिशा है वो आपके सामने एरो बनाकर मैंने दर्शा रखी है। दोस्तों आप भी जब बनाएं तो मैंने जो चित्र बनाया था वो साथ में जरूर बना लें, जिससे आसानी से याद रहेगा। आगे देखिए मित्रों इनके बारे में, भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं तथा व्यापारिक हवाएं जिन क्षेत्रों में परस्पर मिलती है उसे अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, उसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर बात क्या हो रही है, भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं। अब पछुआ हवाएं आपको यहां पे समझ में नहीं आ रही है, जैसे हम आगे बढ़कर पछुआ हवाओं का अध्ययन करेंगे वहां पर इस चीज के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। व्यापारिक हवाओं का ध्रुवीय भाग शुष्क, जबकि भूमध्य रेखीय भाग क्या होता है, आर्द्र होता है। तो जो इनका ध्रुवीय भाग होता है, ध्रुव की ओर हम बढ़ते हैं, वो तो इनका शुष्क होता है, जबकि ये भूमध्य रेखीय भाग की ओर आती है तो इनका भाग क्या हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब यहां से ये शुरू होगी तो ये भाग है, ये तो इनका क्या रहेगा, शुष्क, और ये भाग आपका रहेगा आर्द्र। ये थी हमारी व्यापारिक पवनी। 2 नंबर पर हमारी आती है स्थानीय पवनों के अंदर, 2 नंबर पर स्थानीय पवनी नहीं दोस्तों, प्रचलित पवनों में आती है पछुआ हवाएं। देखिए मित्रों, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ हवाओं की बात हो रही है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को पछुआ हवाएं कहा जाता है। देखिए यहां पे यह आपका क्या हो गया मित्रों, यह हो गई भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी 0 डिग्री वाली, यह हो गई 30 डिग्री से 35 डिग्री, कौन सी मित्रों, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। यह हो गई आपकी 60 डिग्री से 65 डिग्री वाली, कौन सी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यह कहां पर चलती है मित्रों, यह चलती है आपकी इस पेटी से इस पेटी की ओर, यानी इस प्रकार यह हवाएं चलती है। अब इसी प्रकार नीचे भी चलेगी, यह 30 से 35, यह 60 से 65। यहां पर इनकी दिशा क्या है, यहां पर इनकी दिशा इस प्रकार है। जो हमारी व्यापारिक पवने थी वो इस प्रकार चल रही थी, इस प्रकार चल रही थी, यहां पर इस प्रकार चल रही थी। अब जो ये है ये यहां पर चलती है, ये देखिए यहां पर कौन सी पवने चल रही है, आपकी पछुआ हवाएं चल रही है। तो ये देखिए आपकी ये जो पेटी है आपकी उपोष्ण वाली है, ये देखिए यहां पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। इससे जो आपकी ऊपर की ओर जो पेटी है कौन सी है, ऊपर वाली पेटी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है। तो यह आपको पता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है, इसी प्रकार ये हवाएं आपकी यहां पर चल रही है। तो याद रखना मित्रों, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। जो आपका यह दक्षिणी भाग है, यह दक्षिणी भाग है, इसके अंदर जलमंडल अधिक है, जबकि उत्तरी भाग है इसमें जलमंडल यानी जल कम दिखाई पड़ता है। दोस्तों आगे चलिए, देखिए यहां पे दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाएं अत्यधिक प्रचंड होती है तथा इन्हें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गर्जता चालीसा, गर्जता ये गरजता क्या है, गरजता चालीसा, क्या कहा जाता है, गरजता चालीसा। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनको भयंकर पचासा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीरती साठा कहा जाता है।
अब ये कहां कहां पर कहा जाता है, ये सिर्फ दक्षिणी भाग में कहा जाता है। एक बार फिर देखिए यहां पे, ये आपका भूमध्य रेखा आ गई, ये आपकी 30 डिग्री से 35 डिग्री वाला कटिबंध आ गया, ये कौन सा आ गया आपका 60 से 65 डिग्री वाला कटिबंध आ गया। अब यहां पे देखिए ये 30 से 35, तो ये आ गया आपका 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सिर्फ दक्षिणी अक्षांश 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। उस पर जो आपकी पछुआ हवाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, गर्जता चालीसा। 40 के बाद 50 डिग्री पर इनको क्या कहा जाता है, बैंकर पचासा पछुआ हवाओं को। और 60 डिग्री पर इनको क्या कहा जाता है, चीरती साठा कहा जाता है। ये तीनों के तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि गर्जता चालीसा पछुआ हवाओं को किस अक्षांश में कितनी डिग्री पे कहा जाता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट बन सकती है, आसानी से बनाइए। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। ये पछुआ हवाएं 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ठंडी ध्रुवीय हवाओं से मिलकर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण करती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हमने कल क्लास के अंदर समझे थे, उनकी बात हो रही है। कहां पर करती है ये करती है मित्रों, देखिए यहां पे कहां से, ये आपका आ गया 45 डिग्री और ये आ गया आपका 60 डिग्री। तो 45 डिग्री से 60 डिग्री जो ये भाग है इनके मध्य, यहां पर चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, दोनों भागों के अंदर यहां पे ये जो भाग है, यहां पर ये क्या करती है, जो ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं उनके साथ मिलती है और शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होती है उनका ये निर्माण करते हैं। अब देखिए यहां पे ये चक्रवात पछुआ हवाओं के साथ साथ महाद्वीपों में पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होते हैं तथा इनसे महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है। जो हमारे यहां पर होती है ना पश्चिमी विक्षोभों से बारिश, वो इसी का परिणाम होती है दोस्तों। जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी भागों के अंदर जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, पछुआ हवाएं। पछुआ हवाएं जब ध्रुवीय हवाओं के साथ मिलती है उस वजह से दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से, इस प्रकार इनकी दिशा होती है। तो पहली जो हवाओं के बारे में हमने पढ़ा था वो व्यापारिक हवाएं थी। दूसरी आई है जो हमारी पछुआ हवाएं आई है। तीसरी हवाओं की ओर चले तो तीसरी आती है ध्रुवीय हवाएं। तीसरी कौन सी है, ध्रुवीय हवाएं। प्रचलित या स्थायी या सनातन हवाओं का तीसरा भाग ध्रुवीय हवाएं। देखिए मित्रों, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी जो आपको कहां पर मिलेगी, देखिए मैं साथ में है जो ग्लोब की तरह समझाता जा रहा हूं, एक साइड बता दूं आपको, दूसरी साइड ये भूमध्य रेखा आ गई आपकी। अब देखिए आपकी जो बात कर रहे हैं हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ये बनती है 85 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य, चाहे उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो, दोनों अक्षांशों में बनती है 85 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य। तो ये यहां से चलती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर, जो होती है आपकी 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य। कौन सी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर। इस प्रकार ये हवाएं चलती है, इनकी दिशा ये रहती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं इस प्रकार चलेगी। किस प्रकार, इस प्रकार। जिस प्रकार व्यापारिक पवनों की दिशा थी वो दिशा इनकी है। अब देखिए और चलने वाली हवाओं को ध्रुवीय हवाएं कहा जाता है। कहां से कहां, ध्रुवीय जो उच्च वायुदाब है वहां से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, ध्रुवीय हवाएं कहा जाता है। आगे देखिए मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम किस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इस प्रकार इनकी दिशा होती है। यह हवाएं अत्यधिक ठंडी होती है जो महाद्वीपीय क्षेत्रों में कठोर शीत के लिए उत्तरदायी होती है। जो महाद्वीपीय क्षेत्र में जहां पर यह हवाएं पहुंचती है वहां पर कठोर शीतलहर इन्हीं हवाओं की वजह से चलती है, क्योंकि ये ध्रुवीय भागों से आती है जहां पर क्या है, बर्फ जमी हुई है। इसकी वजह से ये काफी ठंडी हवाएं होती है। कौन सी, ध्रुवीय हवाएं। तो 3 हवाएं हमने पढ़ ली,
पहली थी व्यापारिक, दूसरी पछुआ और तीसरी आ गई ध्रुवीय हवाएं। अब चलते हैं मित्रों, चौथी जो आती है भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं। पछुआ हवाओं का विभाग है भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं। कहां से कहां पर चलती है? देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली मंद हवाओं को फ्लोन मोदे ने भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं या विषुवत रेखा पछुआ हवाएं कहा है। कहां से कहां पर बताया इनको? जो भूमध्य रेखीय, ये देखिए आपका, ये आपकी क्या आ गई भूमध्य रेखा, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब मित्रों यहां पर जो आपने अक्षांश बनाई है, एक बार इसको मैं साफ कर देता हूं जिससे मैं समझा सकूं। ये हमारा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ गया, ये 5 डिग्री कौन सा आ गया? दक्षिणी अक्षांश, ऐसे यानी साउथ, दक्षिणी अक्षांश आ गया। अब इन पर यहां पर जो ये 10 डिग्री की दूरी है, यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार जो हवाएं चलती है, मंद गति की हवाएं, इनको क्या कहा है? भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं या विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं इनको कहा जाता है। कहा किसने इनको? इनको कहा था फ्लोन मोदे ने। किसने कहा था? फ्लोन मोदे ने इनको क्या कहा था? पछुआ हवाएं, भूमध्य रेखीय पछुआ या विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं इनका नाम दिया था। तो जो हम हवाओं का प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें प्रचलित, स्थायी या सनातन जो हवाएं थी, पहला प्रकार, उसमें 4 प्रकार की हवाएं थी, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार आता है हमारा सामयिक हवाएं। ये हवाएं जिनकी दिशा किसी समय विशेष पर पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है, सामयिक हवाएं कहलाती है। मतलब समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है, उन हवाओं को क्या कहा जाता है? सामयिक हवाएं कहा जाता है। इनके अंदर पहला प्रकार है हमारा, वो है मित्रों मानसूनी हवाएं। देखिए, मानसूनी हवाएं, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। जो मानसून शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मौसम शब्द से हुई है। और मौसम किस भाषा का शब्द है? यह 2nd ग्रेड का क्वेश्चन है। अरबी भाषा का शब्द है। मौसम का तात्पर्य क्या होता है? हवाओं की दिशा में होने वाले ऋतुगत परिवर्तन से है। मौसम मतलब जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन होती है, उसी प्रकार इन हवाओं में परिवर्तन होता है। तो ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं मित्रों। अर्थात ये हवाएं 6 माह तक स्थल से जल की ओर और 6 माह तक जल से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। जो मानसूनी हवाएं होती है, 6 माह तक तो आपके जल यानी समुद्र से, जो आपका महाद्वीप है, जो आपका स्थल भाग है, उस ओर बहेगी, और 6 माह आपके महाद्वीप है यानी स्थल भाग है, उससे जो समुद्र है, जो जलीय भाग है, उसकी ओर जाएगी दोस्तों। देखिए यहां पे शीत ऋतु में इन हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह दिशा होती है शीत ऋतु में। शीत ऋतु की बात करें तो यह दिशा होती है। तथा ग्रीष्म ऋतु में इन हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कौन सी दिशा होती है? यह वापस विपरीत दिशा हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो जो मानसूनी हवाएं हैं वो शीतकाल में तो इस प्रकार चलती है, किस ओर से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो ये हवाएं हैं, ये दक्षिण पश्चिम से इस प्रकार चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, विपरीत, दोनों ऋतु में विपरीत की ओर चलती है दोस्तों। मानसूनी हवाओं के विस्तृत वर्णन के लिए भारत की जलवायु का अध्याय को देखें। जो भारत की जलवायु है उस अध्याय को आप ध्यान से देखें, वहां पर आपको विस्तृत अध्ययन इसका मिल जाएगा दोस्तों। ये थी मानसूनी हवाएं। 2 नंबर पर जो आती है हमारी, वो आती है पर्वत समीर तथा घाटी समीर। पर्वत समीर तथा घाटी समीर। अब देखिए मित्रों, आपको पता है मित्रों, एक बार इसको छोड़िए, हम थ्योरी की ओर चलते हैं, थ्योरी देखते हैं, फिर हम इसकी ओर आएंगे और आसानी से समझेंगे। तो देखिए, यह है हमारी, सबसे पहले घाटी समीर की बात करते हैं, फिर पर्वत समीर की बात करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय तापमान के कारण
निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है, जबकि घाटी क्षेत्र में जो पर्वत है वो तो आपका ऊपर हो जाएगा और घाटी आ जाएगी नीचे। समझे मित्रों, घाटी क्षेत्र में अपेक्षाकृत तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, मतलब घाटी से पर्वत की ओर चलने लगती है। इन्हीं को घाटी समीर कहा जाता है। अब देखिए, जो हमने ऊपर चित्र बनाया उससे समझने का प्रयास कीजिए। यह बात हो रही है दिन के समय की। जो आपका यहां इतना नक्शा है इसमें देखिए, आप इसमें देखिए घाटी समीर के बारे में वर्णन है यहां पर। कैसे? ये देखिए सूरज है, यानी दिन का समय, दिन का समय है, जिससे जो आपका ये पर्वतीय भाग है यहां पर तापमान ज्यादा होगा, तापमान बढ़ेगा, मतलब वायुदाब कम हो जाएगा। क्योंकि सूरज है, सूरज की रोशनी से पर्वतीय क्षेत्र है, उसका तापमान कम होगा, कम होने से यहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान अधिक, वायुदाब कम। जबकि घाटी, ये देखिए ये घाटी है, यहां पर क्या होगा? वायुदाब अधिक होगा, क्योंकि तापमान कम होगा घाटी के अंदर, तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। अब वायुदाब अधिक घाटी में है तो निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेगी, तो इस प्रकार हवाएं चलती है, या इस प्रकार कर लो आप। ये हवाएं होती है जो घाटी से पर्वत की ओर आती है, इनको कहा जाता है घाटी समीर। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये तो घाटी समीर हो गई, साथ में बात कर लेते हैं पर्वत समीर की। पर्वत समीर होती है रात्रि के समय। देखिए रात्रि के समय क्या होता है मित्रों, जो आपका पर्वत है वहां पर तापमान गिर जाता है, तापमान रात्रि के समय तापमान गिर जाता है। जैसे ही तापमान निम्न होगा तो वायुदाब वहां पर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जबकि जो आपकी घाटी है वहां पर तापमान रात्रि के समय अधिक होता है तो वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, मतलब पर्वत से घाटी की ओर जो हवाएं चलती है उनको पर्वत समीर कहा जाता है। आसानी से समझ गए? घाटी समीर दिन के समय, पर्वत समीर रात के समय चलती है। और घाटी समीर घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत समीर पर्वत से घाटी की ओर, यह है हवाएं। तो घाटी समीर के बारे में हमने देख लिया है, कहां से कहां पर। अब यहां पे ये देखिए पर्वत की ओर चलने वाले, यानी घाटी से पर्वत की ओर चलने वाली है, इसे ही ने घाटी समीर कहा जाता है। घाटी समीर को ही एनाबेटिक पवन कहा जाता है। किसको? घाटी समीर है, इसको ही एनाबेटिक कहा जाता है। क्वेश्चन बन गया, पर्वत समीर को क्या कहा जाता है? केटाबेटिक। एनाबेटिक और केटाबेटिक, घाटी समीर एनाबेटिक, पर्वत समीर केटाबेटिक, दोनों के नाम है ये मित्रों। अब बात करते हैं पर्वत समीर की। देखिए पर्वत समीर रात्रि के समय पर्वतीय क्षेत्रों में पार्थिव विकिरण के का प्रभाव से तापमान कम हो जाता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। जबकि घाटी क्षेत्र में अपेक्षाकृत तापमान ज्यादा होने के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, अर्थात पर्वत से घाटी की ओर चलने लगती है। इन्हें ही पर्वत समीर कहा जाता है। यह आपका पर्वत, यह आपकी घाटी, तो इस प्रकार ये हवाएं चलती है। इनको क्या कहेंगे? हम पर्वत समीर कहेंगे। पर्वत समीर को ही केटाबेटिक पवन कहा जाता है। किसको? पर्वत समीर को केटाबेटिक पवन कहा जाता है। घाटी समीर को एनाबेटिक और पर्वत समीर को केटाबेटिक पवन कहा जाता है दोस्तों। तो मानसूनी हवाएं, उसके बाद पर्वत समीर या घाटी समीर देख लिया है। अब सामयिक हवाओं में तीसरी है, वो है हमारी स्थलीय समीर तथा जल समीर। स्थलीय समीर तथा जल समीर। अब देखिए मित्रों इसके बारे में, यहां पर पहले हम थ्योरी को समझ लें, फिर हम इस नक्शे में आएंगे। तो जल समीर में चलते हैं। देखिए जल समीर और स्थलीय समीर। दिन के समय सागर के तटवर्ती भागों में, स्थल भाग पर तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। जबकि सागरीय भाग में अपेक्षाकृत तापमान कम होने के कारण, सागरीय भाग है वहां पर तापमान कम है, मतलब उच्च वायुदाब का वहां पर निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, अर्थात जल से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती है। इसे ही जल समीर कहते हैं। अब देखिए मित्रों, यहां पे एक बार आप आइए चित्र में। सबसे पहले हम जल समीर की बात कर ले यहां पे, फिर चलेंगे हम किस पे, फिर आगे चल के बात करेंगे स्थलीय समीर की।
तो जल समीर क्या कह रहा है? जल समीर होता है दिन के समय और स्थलीय समीर होगा वो आपके होगा रात्रि के समय। यहां पे देखिए दिन के समय जो स्थलीय तटवर्तीय भाग है आपका, ये जो तटवर्तीय भाग है ना, ये भाग, ये तटवर्तीय भाग है जो मैंने यहां पे दर्शाया है, ये तटवर्तीय भाग है आपका। तो ये जो तटवर्तीय भाग है यहां पर दिन के समय सूरज की रोशनी प्रकाश से उच्च जो तापमान है वो उच्च हो जाता है, जिससे जो वायुदाब है वो क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो तापमान उच्च तो वायुदाब निम्न हो जाएगा। कहां पर? तटवर्तीय भागों में, स्थलीय भागों के अंदर। और जो समुद्री भाग है वहां पर तापमान क्या होगा? निम्न, तो वायुदाब दिन के समय क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। अब उच्च वायुदाब है आपका, अरब सागर ले लो, यहां पे अरब सागर का उदाहरण दिया है मैंने। तो अरब सागर में क्या है? उच्च तापमान है, सॉरी निम्न तापमान है, तो उच्च क्या है वहां पर? वायुदाब है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये हवाएं चलने लगती है, ये पवनें चलने लगती है। इनको क्या कहा जाता है? तो जो आपकी यहां पर किससे आ रही है? जल से, समुद्र से। तो जल से स्थल की ओर आ रही है, तो जल से मतलब जल समीर इनको कहा जाता है। इसी प्रकार रात्रि के समय, रात्रि के समय जो आपका तटवर्तीय स्थलीय भाग है जो यहां पे ये है, यहां पर तापमान निम्न होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जबकि जो आपका पानी वानी समुद्री वाला या अरब सागर को ले तो अरब सागर वाला भाग है, वहां पर तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। इसलिए जो आपका तटवर्तीय भाग है, स्थलीय भाग, वहां से जल की ओर ये पवनें चलती है, इनको कहा जाता है स्थल। यानी स्थल से जल की ओर जा रही है तो स्थलीय समीर दोस्तों। तो जल समीर और स्थल समीर बहुत ही आसान है ये। अब इनकी व्याख्या एक बार फिर देख लें। जल समीर की, दिन के समय जल समीर की बात कर रहे हैं। सागर के तटवर्तीय भाग, जो स्थल भाग है, तटवर्तीय भाग है सागर के, वो वहां पर तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। जबकि जो सागरीय भाग है वहां पर अपेक्षाकृत तापमान है वो कम होने के कारण, तापमान कम होने के कारण वहां पर उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, अर्थात जल से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती है। इसे ही जल समीर कहते हैं। जल समीर के प्रभाव से तटवर्ती भागों में दिन के समय तापमान अधिक नहीं हो पाता है। तो जो तटवर्ती भाग है, जो भी सागर के तटवर्ती भाग होते हैं, वहां पर दिन का भी तापमान है, जो दिन का तापमान है वो अधिक नहीं होता है। कारण, क्योंकि वहां पर कौन सी हवाएं चलती है? जल समीर चलती है। इन जल समीर की वजह से ही तटवर्ती भागों का तापमान दिन के समय में चाहे कितनी भी गर्मी हो, तापमान ज्यादा नहीं बढ़ता है दोस्तों। बात करते हैं स्थलीय समीर की। किसकी? स्थलीय समीर की मित्रों। तो देखिए स्थलीय समीर सागर के तटवर्ती भागों में, यानी जो आपके तटवर्ती भाग यानी कि जो स्थल भाग है, रात्रि के समय स्थल भाग पर तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। जबकि सागरीय भाग में, जो सागरीय भाग है उसमें अपेक्षाकृत तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, मतलब स्थल से जल की ओर चलने लगती है। इन्हें ही आपके स्थलीय समीर कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में और क्या जानकारी दी गई है। सागर के तटवर्ती भागों में स्थलीय व जल समीर के प्रभाव से वर्ष भर तापमान लगभग समान बना रहता है। इसे ही सागर का समकारी प्रभाव कहा जाता है। जो तटवर्तीय भाग होते हैं, सागर के तटवर्ती या तटवर्तीय भाग है, वहां पर आप चाहे जल समीर हो चाहे स्थल समीर हो, इनकी वजह से जो तापमान है वो लगभग पूरे वर्ष समान सा रहता है। 2, 3, 4, 5 डिग्री का परिवर्तन आता है, ज्यादा परिवर्तन वहां के तापमान में नहीं आता है। ये इसका कारण क्या है? जो आपका जल समीर और आपका स्थल समीर, यानी जलीय हवाएं और स्थलीय हवाएं, यही कारण है। और इसे ही सागर का समकारी प्रभाव कहा जाता है। समकारी प्रभाव से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। पर्वत समीर, घाटी समीर, स्थलीय समीर तथा जल समीर की दिशा 24 घंटे में पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इन्हें दैनिक समीर भी कहा जाता है। पर्वत समीर दिन में रात में, पर्वत समीर घाटी समीर दोनों चेंज होती रहती है, दिन में घाटी समीर और आपके रात में पर्वत समीर। इसी प्रकार स्थलीय समीर
स्थलीय समीर रात में, जल समीर दिन में। तो इनकी दिशा है जो 24 घंटे में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इन पवनों को दैनिक समीर या दैनिक हवाएं भी इनको, या दैनिक पवने भी इनको कहा जाता है। दोस्तों ये थी हमारी दोनों पवने, दो पवनों के प्रकारों के हम बारे में बात कर रहे थे, उन दोनों के बारे में। पहली प्रचलित हवाएं जिसमें व्यापारिक पछुआ, ध्रुवीय, भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं, उनके बारे में। दूसरी थी सामयिक हवाएं जिसके अंदर मानसूनी, स्थलीय समीर और जलीय समीर, पर्वत समीर और जो हमारी घाटी समीर है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब मित्रों बात करेंगे हम स्थानीय हवाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थानीय हवाएं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों किसी स्थान विशेष पर चलने वाली हवाओं को स्थानीय हवाएं कहा जाता है। जैसे भारत एवं पाकिस्तान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली उष्ण व शुष्क गर्म हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है। तो लू हमारे इंपॉर्टेंट चीज रहती है ना, तो स्थानीय हवाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारी क्लास नंबर 3 है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम स्थानीय हवाएं ही अध्ययन करेंगे, इसलिए नेक्स्ट क्लास को छोड़ मत देना। अगर आपने ये क्लास अटेंड की है, साथ में नोट्स और जरूर बनाएं। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दें, सभी साथी कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। कमेंट ये करना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसा लगा आपको पवनों का ये टॉपिक। 2 पार्ट, पवनों के 3 भागों के बारे, 3 भाग है, उनमें से 2 भाग हमने पढ़े, तो ये 2 भाग कैसे लगे आपको, समझ में कितने प्रतिशत आए या समझ में नहीं आए, सब कुछ है वो कमेंट करके बताएं। अभी तक जिन साथियों ने लाइक, शेयर और जो नए साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये काम भी जरूर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।